अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। बकौल लोगों के साथ मैंने सबकी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी। हकीकी कहानी में पिन्हा है आत्मा का साया। ये वाक़या तक़सीम हिंद से पहले का है। ब्रिटिश सरकार ने अपने तार में मुझसे इंसानियत के नाम पे अपील की कि मैं फौरी तौर पे हिंदुस्तान की रियासत छत्तीसगढ़ के एक नौही कस्बे प्रेम नगर रवाना हो जाऊं और वहां के बाशिंदों को इस बला बेदरमा से निजात दिलाऊं जो एक आदमखोर चीते की शक्ल पे इन पे नाजिल हुई थी। मैंने अपने कैंप का साजो सामान इसी रोज़ अपने मुलाजमों के हमरा प्रेम नगर रवाना कर दिया और फिर मैं खुद भी प्रेम नगर पहुंच गया। प्रेम नगर पहुँच के अभी मैंने अपने घोड़े की पीठ से उतरना भी ना पाया था कि रोने पीटने की आवाज़ और रंजीदा सदाओं ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मुंजविल करवाई। प्रेम नगर जनूबी हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के वीरान और बंजर सी पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव था। इन पहाड़ियों पे जा बजा कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। जगह जगह गार मौजूद थे जहाँ दरिंदे आसानी से पनाह ले सकते थे। प्रेम नगर के इर्द गिर्द 2-4 मील के फासले पे इसी किस्म के कुछ और भी देहात थे जिनमें कच्चे मकानात थे, बल्कि ज़्यादातर घास और बांस से बने हुई झोपड़ियाँ थीं। इन देहातों में ज़्यादातर हिंदू लोग आबाद थे जो तमाम तर अनपढ़ और तहजीब व तमद्दुन से नाआशना छोटी ज़ात के हिंदू थे। ये लोग भेड़ बकरियों के रेवड़ रखते या मामूली खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे। मेरे दरियाफ्त करने पर मेरे मुलाजमीन ने मुझे बताया कि आज सुबह यहाँ से कोई 1 मील दूर बकरियाँ चराने वाली एक बेवा औरत के 10 साला बच्चे को एक चीता उठा के ले गया और अभी तक इसका कोई पता नहीं चल सका। मैंने घोड़े को यूं ही छोड़ा और इसी वक्त गाड़ी के अंदर चला गया। वहाँ मर्द औरतों बच्चों का एक हुजूम जमा था। ये सब लोग बेख्तियार रो रहे थे। उनमें से सबसे बुलंद रोने की आवाज़ इस औरत की थी जो चीते का शिकार होने वाले लड़के की माँ थी। मेरे वहाँ पहुँचते इन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझसे फरियाद की कि मैं इस आदमखोर चीते का खोज लगाकर इसे अपनी गोली का निशाना बना डालूं। मैंने इन लोगों से कहा कि वो पहले रोना धोना बंद करें और फिर मुझे बताएं कि ये वाक़या कब और कैसे रूनुमा हुआ। मेरी हिदायत पे वो लोग चुप हो गए, लेकिन लड़के की माँ फिर भी रो रही थी और किसी तरह खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। इस गमनाक हादसे का ऐनी शायद इसी गांव का एक 16-17 साल का एक नौजवान था जो इस लड़के के हमरा खुद भी बकरियां चरा रहा था। इसने बताया कि मैं और वो लड़का आज सुबह यहाँ से 1 मील परे बकरियां चराने के लिए गए। हम लोग बकरियां चरा रहे थे कि लड़के को प्यास महसूस हुई और वहां से चंद कदम के फासले पे वाक़े तालाब से पानी पीने के लिए चला गया। अचानक मैंने देखा कि करीबी झाड़ियों में से एक चीता निकला और बकरियों के रेवड़ से गुजरता हुआ लड़के की तरफ बढ़ा। मेरा अभी तक ख्याल था कि वह बकरी उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने किसी बकरी को नहीं छेड़ा बल्कि लड़के की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे देखते ही देखते इस लड़के पे छलांग लगा दी जो हालात से बेखबर तालाब के किनारे पे बैठा हुआ पानी पीने में मसरूफ़ था। इसकी गर्दन पकड़ी और लड़के को घसीटता हुआ जिस तरफ से आया था इसी तरफ झाड़ियों में घुस गया। ये वाक़या कुछ इतनी तेज़ी से पेश आया कि मैं घबराहट में इस लड़के को इस ख़तरे से खबरदार भी ना कर सका और फिर मारे डर के वहाँ से गांव में भाग आया। लोगों ने मुझे मज़ीद बताया कि इस दरिंदे ने 3 माह के अरसे में 15 के करीब मर्द औरतों बच्चों को अपना निशाना बनाया है। इसके हमलों का ज़्यादातर निशाना वो लोग बने जो रात को अपने खेतों में सोए हुए होते हैं या फिर जिनके मकान और झोपड़ियाँ जंगल के किनारे वाक़ हैं। चीता अब तक हमला रात की तारीख़ी में करता था। ये पहला मौका था कि इसने दिन के उजाले में बकरियां चराने वाले लड़के को अपना निशाना बनाया था। मैं इन हालात को सुनकर अपने कैंप में वापस आ गया। मुझे गांव वालों का गैर हमदर्दाना और बुज़दिलाना रवैया देख के बेहद
अफसोस हुआ क्योंकि उनमें से कोई भी अब तक लड़के की लाश की तलाश में नहीं निकला था। दूसरी तरफ मुझे इनकी बेबसी पे भी तरस आ रहा था। मैंने वो पूरी रात सोचकर गुजार दी। अगली सुबह को मैं टहलता हुआ जंगल के करीब वाक़ फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गया। मैंने बाहर बैठे चपरासी से पूछा, अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर है? इसने फ़ौरन मुझे सलाम किया और बताया कि फॉरेस्ट ऑफिसर अपने दफ्तर में मौजूद है। मैं अंदर चला गया। दफ्तर क्या था? एक हालनुमा कमरा तो जो नहायती खस्ता हाल और पुरानी लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था। वहाँ पर मौजूद फॉरेस्ट ऑफिसर ने बड़ी गर्मजोशी से मेरी आओभगत की। मैं हूँ विजय कुमार, इस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया, लेकिन मेरे चेहरे पर नागवारी के तासुर आया थे। मिस्टर विजय कुमार, हद होती है चश्मपोशी की। वो मेरे अल्फाज पे चौंकते हुए बोला। इंग्लिश बाबू, मैं समझा नहीं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कुर्सी पे बैठते हुए कहा, मिस्टर विजय, आप यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आप ब्रिटिश सरकार से इसकी तनख्वाह भी ले रहे हैं। ये पिछले कुछ माह से इस आदमखोर चीते ने जो यहाँ की तबाही की है वो आपको नज़र नहीं आ रही। इसीलिए मुझे चीते को मारने के लिए लंदन से बुलाया गया है। और वैसे भी आपको मेरे यहाँ आने का मकसद तो पता चल ही गया होगा। इंग्लिश बाबू, मुझे आपके आने का पता चल गया था, विजय ने मुख्तसर जवाब दिया और कुर्सी पे जा बैठा। देखो मिस्टर विजय, यह मामला बहुत ही संगीन है और इसे लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शदीद परेशान है। इस आदमखोर चीते ने कितने लोगों को मारा है और कितनों को घायल किया है। इस अरसे में मैं आपके डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, मैं चाहूँगा आप तफसील से मुझे ब्रीफ करें। उसने चपरासी से चाय लाने के लिए कहा और बड़े ही मौज़िब अंदाज में मुझे समझाने लगा। देखिए इंग्लिश बाबू, मुझे यहाँ का चार्ज लिए चंद माह हुए हैं। जब मैं यहाँ नया पोस्ट होके आया था तो मुझे भी गांव वालों से चीते की कहानी सुनने को मिली थी और हमारे डिपार्टमेंट ने इन शिकायत का अजाला भी किया और हमें चीते को ज़िंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। बाद अज़ा हमने एक छोटी सी टीम बनाई और जान जोखम में डालकर इस चीते को ज़िंदा पकड़ लिया। ब्रिटिश सरकार के कहने पर इस चीते को हमने दिल्ली के चिड़ियाघर भेज दिया। ये जो गांव वाले अब जिस आदमखोर चीते की बात करते हैं वो हकीकत कम और अफसाना ज़्यादा लगता है। हैरत है, लेकिन गांव वाले तो, इसने मेरी बात काटते हुए कहा, देखिए गांव वाले तो कुछ और भी कहते हैं जिसका शायद आपको इल्म नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो गांव वालों मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे हैरतज़दा देख के वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। छोड़िए अंग्रेज़ी बाबू, आपको ऐसी बातों पे यकीन नहीं आएगा। चलो बता भी दो। मेरे हैरत और तजस्सुस के मिले जुले इसरार पे वो गोया हुआ। साहब जी, गांव वालों के मुताबिक ये जो नया आदमखोर चीता है इस पे किसी आत्मा का साया है। वॉट? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आत्मा? किसकी आत्मा? देखिए साहब, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि चंद माह पहले इस चीते ने एक ऐसी औरत को खाया था जिस पे आसेब का साया था। अब इस औरत की आत्मा इस चीते पे काबिज़ है, इसीलिए वो आदमखोर बन गया है। क्या आपने भी इस औरत की लाश देखी थी? मेरे सवाल पर वो चौंक गया और कहने लगा, लाश तो मैंने भी देखी थी। इस औरत की लाश दूर जंगल में पाई गई थी और वो लाश बुरी तरह मकशुदा थी, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता इसे चीते ने मारा है या किसी और दरिंदे ने। मिस्टर विजय, ये आपने किन बातों में मुझे उलझा दिया? इस आत्मा के चक्कर से निकलो और मुझे बताओ कि किस तरह आपने इस चीते को जिंदा पकड़ा था। मेरा मतलब है मैं भी माहिर शिकारियात हूँ, जानता हूँ कि ऐसे दरिंदों को ज़िंदा पकड़ना कितना मुश्किल और जान जोखम में डालने वाला काम होता है। शायद आपके तजुर्बे से मुझे भी फ़ायदा हासिल हो। इतने में चपरासी चाय ले आया और हमारे सामने रख दी। मैंने चाय का कप उठाया और विजय कुमार के जवाब का इंतज़ार करने लगा। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए कहा, अरे छोड़ें सर, बड़ी लंबी कहानी है और आपका वक्त बहुत कीमती है। मिस्टर विजय, मेरे पास इस वक्त है। आप चीते को ज़िंदा पकड़ने की कहानी शुरू कीजिए।
इसने चाय का कप नीचे रखा और अपनी आपबीती सुनाने लगा। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि आज से कोई 5 माह पहले मैं यहाँ बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात हुआ था। इस वक्त भी एक चीते ने प्रेम नगर में तबाही मचा रखी थी और आए दिन भेड़ बकरियों के साथ साथ गांव वालों को भी अपना निशाना बनाता रहता था। लोगों ने तंग आके ब्रिटिश सरकार को अर्जी दी। चूँकि इन दिनों जंगली जीवत बचाने की एक मुहिम चल रही थी, सो ब्रिटिश सरकार ने हमें इस चीते को गोली मारने के बजाय ज़िंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया। वक्ती तौर पे तो गांव वालों को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे समझाने पे वो खामोश हो गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि और कहा कि आप लोग किसी भी जंगली जीवत को नहीं मार सकते। जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फ़र्ज़ है। बाकी रहा वो चीता, तो इसको पकड़ना हमारा काम है। आप परेशान ना हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस चीते से बहुत जल्दी निजात दिला दूँगा। मेरी इस बात पे गांव वाले मुतमईन हो गए। मैंने ऑफिस आके सबसे पहले अपना बाला अफसर को इत्तला दी और इनसे चीतों को पकड़ने का प्लान भी शेयर किया। चीते को पकड़ने के लिए हमें कुछ सामान दरकार था। इनमें कुछ चीज़ें पहले ही मौजूद थी, जबकि बकिया चीज़ें हमने बाज़ार से मंगवाईं। मैंने अपने दफ्तर के स्टाफ को बुलाया, जो कि 6 अफराद पे मुश्तमिल था। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से चीते को ज़िंदा पकड़ने का हुक्म मिला है। हमें इसे मारने के बजाय ज़िंदा पकड़ना होगा। और चीते के मुतालिक तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसने किस तरह गांव वालों का जानी और माली नुकसान किया है। अगर गांव वाले अपने तौर पे एक एक करके उन जानवरों को मार देंगे तो ये पूरा जंगल जंगली जीवित से खाली हो जाएगा। सो हमारा फ़र्ज़ है कि जानवरों के साथ साथ गांव वालों का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। मेरा प्लान ये है कि कल दोपहर को हम सारे लोग चीते को पकड़ने का सामान लेकर जंगल को जाएंगे। चाहे हमें कितने ही दिन लग जाएं, मगर हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। और अगर हर चीज़ प्लान के मुताबिक हुई तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। अभी आप लोग तैयारी करें, जब तक मैं मतलूबा सामान का जायज़ा लेता हूँ। हमारे स्टाफ में सारे अफराद ताउन करने वाले थे और वो मेरी सरबराही में इस ख़तरनाक मुहिम पे जाने के लिए तैयार हो गए। बाद-ए-अज़ा मैंने सामान का मुआयना किया और सामान में लोहे का एक बड़ा पिंजरा, जिसमें चीता वगैरह आसानी से अंदर समा सकता था, चंद मजबूत रस्सियाँ, कुछ डंडे, टॉर्च, खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते, टेंट, गेती, बेलचा, चीते को पकड़ने के लिए एक बकरी का बच्चा और भी ज़रूरत का बहुत सारा सामान हमने लिया। और हाँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बंदूकें भी साथ रखीं, ताकि किसी ख़तरे की सूरत में हम लोग अपनी हिफाजत कर सकें। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक हम लोग मतलूबा सामान लेके जंगल में आ गए। आगे आगे मैं चल रहा था, मेरे पीछे स्टाफ के बाकी लोग। मेरे अलावा 2 बंदों के हाथों में बंदूकें थीं, जबकि 4 बंदे पिंजरा और बाकी सामान उठाए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जंगल में चलते चलते शाम हो गई। जंगल काफ़ी घना और ख़तरनाक था। हर तरफ परिंदे, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। हम बड़ी एहतियात से चीते के ठिकाने को तलाश कर रहे थे। चूँकि वो पहाड़ी जंगल था, इसलिए हमें यकीन था कि चीता किसी छोटे मोटे गार में रहता होगा। अंधेरा होने को था, इसलिए मैंने अपने स्टाफ से कहा कि अंधेरा होने से पहले हमें अपने रहने के लिए खैमे लगा देने चाहिए। बाकी तलाश का काम कल करेंगे। मेरे कहने के मुताबिक एक जगह इंतखाब किया गया और वहीं पर टेंट लगाने शुरू कर दिए। ये जगह जंगल के बिल्कुल दरमियान में थी और पास ही पानी की एक छोटी सी नहर थी। काफ़ी मेहनत के बाद हमने टेंट लगाए और अपना सामान वगैरह सेट करके रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। चूँकि सर्दी के दिन थे, इसलिए हमने काफ़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की हुई थी और इनमें आग लगा के हम लोग अपने अपने हाथ ताप रहे थे। सब ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। रात का खाना खा के काफ़ी देर तक हम लोग आग के करीब बैठे रहे और गपशप करते रहे। वैसे इस किस्म की मुहिम से हमारा पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था और वैसे भी अपने ऐसे मनाज़िर फ़िल्मों ही में देखने को मिलते हैं। रात को जंगल और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था।
दूर से उल्लू के चिल्लाने और गीदड़ के चीखने से माहौल और भी वहशतनाक हो गया। जब तक आग जलती रही हम लोग भी बैठे रहे और आग के बुझते ही हम लोग सोने की तैयारी में लग गए। 3 बंदों को पहरा देने के लिए मुंतखब किया जो बारी बारी पहरा देते रहे। रात देर से किसी ने वक्त आंख लगी पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो जंगल की सुबह देखने के लायक थी। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें एक मसरूर कुन कैफियत पैदा कर रही थी। मैंने सबसे खैरियत पूछी और नाश्ता करके फिर हम अपनी मुहिम के लिए निकल पड़े। पूरा दिन तलाश के बाद शाम को हमें कुछ झाड़ियों के दरमियान एक छोटा गार नुमा खंडर नज़र आया जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। हम लोग वहाँ रुक गए। मैंने देखा इस जगह हर तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। हम सब ने सोचा हो ना हो ये वही जगह है जिसकी हमें तलाश है। हमने ज़रा करीब जाके देखा तो हमें कुछ पैरों के निशानात भी नज़र आए जिससे हमारा शक यकीन में बदल गया क्योंकि वो निशानात हूबहू चीते के पाँव के थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे यकीन है कि चीता इसी जगह रहता है और वो रात को यहाँ ज़रूर आएगा। सो हमें इसको काबू करने के लिए इसी जगह पिंजरे को रखना पड़ेगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? सब लोगों ने मेरी तायद की और लोहे का पिंजरा गार के करीब ही रखवा दिया और बकरी के बच्चे को पिंजरे के अंदर बांध दिया। फिर हमने रस्सियों से पिंजरे के दरवाजे को बांधा और इन रस्सियों का एक सिरा झाड़ियों में छुपा दिया ताकि जूं ही चीता अंदर पिंजरे में दाखिल हो तो हम लोग रस्सियों को खींचकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दें। शाम होने लगी और हमने भी चीते को पकड़ने का सामान अच्छी तरह लगाया और करीबी घनी झाड़ियों में जाके छुप गए। मेरे हाथ में बंदूक थी। अगर चीता हम पे हमला करेगा तो हम लोग अपनी हिफाजत के लिए गोली चला सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते अंधेरा छाने लगा और हम लोग भी अलर्ट होने लगे। हमने पिंजरों के पास थोड़ी सी रोशनी का भी बंदोबस्त किया था ताकि हमें कुछ नज़र आ सके। वक्त के साथ साथ हमारा तजस्सुस भी बढ़ता गया। हमें इंतज़ार करते काफ़ी वक्त गुजर गया कि अचानक दूर से हमें चीते के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपने साथियों को ख़बरदार किया। हमारी निगाहें पिंजरे की तरफ थीं और फिर देखते ही देखते वो चीता हमारे सामने आ गया। चीता जैसे ही अपने ठिकाने के करीब आए तो इसकी नज़र पिंजरे में मौजूद बकरी के बच्चे पे पड़ी जो चीते को देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। चीते को माहौल में तब्दीली का अंदाज़ा हो गया था लेकिन वो दिन भर का भूखा था और बकरी के बच्चे को देखकर ज़ोर ज़ोर से गुर्राया, गुस्से से इधर उधर देखने लगा। हम लोग तो पहले ही सांस रोके बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर चीतों को हमारी मौजूदगी का शक हो गया तो हमारी खैर नहीं। लेकिन हम एक नेक मकसद के लिए निकले थे इसलिए हमारे हौसले बुलंद थे। चीते ने पहले चारों तरफ देखा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। चीते ने पहले चारों तरफ देखा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो पिंजरे में दाखिल हो गया। उसने एक ही पंजे से बकरी के बच्चे का काम तमाम कर दिया। हम लोगों ने भी फ़ौरन रस्सियों को खींच के पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर क्या था, पिंजरे का दरवाज़ा बंद होते ही चीता ज़ोर ज़ोर से पिंजरे की सलाखों को टक्कर मारने लगा और बाहर निकलने की कोशिशें करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पिंजरे में फंस चुका था। हम लोग भी झाड़ियों से निकल आए और जल्दी से एक बड़ा ताला इस पिंजरे के दरवाजे पे लगा दिया। चीता हमें देख के और भी ज़्यादा दहाड़ने लगा। चीते को पिंजरे में देख के हम लोग बहुत खुश हुए। आज पूरा गांव जश्न का समा था। चीते को देखने सारा गांव उमड़ आया और तो और आसपास के देहातों से भी लोग चीते को देखने आए। ब्रिटिश सरकार ने चीते को दिल्ली के चिड़ियाघर में भेज दिया और हमारी कामयाबी पे हमें इनाम और इकराम से भी नवाजा गया। ओ मिस्टर विजय, व्हाट ए ग्रेट स्टोरी। आपकी ये कोशिश वाकई काबिल दाद है। इसका मतलब यह है कि कोई और चीता है जिसने पूरे प्रेम नगर में वहशत फैलाई है। विजय कुमार ने ठंडी आह भरते हुए कहा, भगवान जाने वो चीता है या फिर आत्मा। यार तुम भी इतने बहादुर आदमी हो के ऐसी बातें करते हो। खैर वो चीता हो या आत्मा,
लेकिन मैं आपकी तरह इसे ज़िंदा नहीं पकड़ूंगा, बल्कि एक ही गोली से इसका काम तमाम कर दूंगा। विश यू गुड लक, विजय ने मुझसे हाथ मिलाते हुए विश किया और मैं वापस अपने कैंप में आ गया। मैं काफ़ी देर इन हालात पे सोचता रहा। बार बार इस औरत का रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता, जिसके लड़के को वो चीता लेकर गया था। मैंने अपनी राइफ़ल संभाली और गांव के 6-7 दूसरे आदमियों को भी अपने हमरा लेके लड़के की लाश की तलाश में निकल खड़ा हुआ। लड़के की माँ भी साथ चलने की ज़िद की। हम जल्द ही तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां लड़के के घसीटे जाने के आसार मौजूद थे। चुनाचे उनकी मदद से हमें लड़के की लाश तक पहुंचने में कोई ख़ास दिक्कत पेश ना आई। चीते ने लड़के की लाश को एक खुश्क नाले में एक झाड़ी के नीचे छुपा रखा था। इसने लड़के की टांग का कुछ हिस्सा खाया था, बाकी लाश मौजूद थी, लेकिन इसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ चुका था। लाश की हालत जैसी भी थी, लेकिन ममता की मारी माँ इसकी कोई परवाह नहीं और तेज़ी से लाश की तरफ बढ़ी। फिर वो घुटनों के बल बैठ गई। लाश को उठाकर इसने अपनी गोद में रख लिया। वो धाड़े मार मार के रोती रही। ये दिल जोर मंजर देखकर हम सब मुतासिर हुए बगैर ना रह सके और हम सब की आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल मैंने इस औरत को सब्र की तलकीन की और बड़ी मुश्किल से इसे खामोश करवाया। रात खाने के बाद जल्दी मेरी आंख लग गई, लेकिन कोई 2 घंटे बाद ही गीदड़ों की मखसूस चीख पुकार मुझे जगा दिया। गीदड़ ये खौफनाक आवाज़ें इस वक्त निकालते हैं जब वो किसी शेर या चीते को जंगल में चरता फिरता देखते हैं। मैं उठ बैठा, अपनी बंदूक संभाली और कैंप का चक्कर लगाने के लिए बाहर निकल गया। मैंने माहौल पर एक नज़र डाली, मुलाजमीन को होशियार रहने की तलकीन की और वापस आके सो गया। रात बग़ैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के गुजर गई, लेकिन सुबह में ये देख के हैरान रह गया कि चीता इस रात एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा हमारे कैंप के इर्द गिर्द फिरता रहा, लेकिन खैरियत रही। लड़के की मौत के चंद दिन तक इलाके में अमन रहा, लेकिन पास वाले गांव से एक दिन इत्तला मौसूल हुई कि आदमखोर चीता फिर वहां एक आदमी को अपना निशाना बनाने में कामयाब हो गया है। अब तो मेरे अलावा बाकी पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि इस आदमखोर चीते पे किसी आत्मा का साया है। लेकिन मेरी सोच इसके बिल्कुल बरक्स थी। मैं चीज़ों को रिवायती नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से सोचता था। बल्कि वो एक आदमखोर चीता था जिसकी ज़बान पे इंसानी खून का चस्का पड़ चुका था। इसीलिए वह आम भेड़ बकरियों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को शिकार करता था, और अब वो मेरी गोली का शिकार होने वाला था। इस वाक़ये के 2 रोज़ बाद मैं शाम को घोड़े पर सवार चला आ रहा था। मेरे साथी ने मुझे एक चीता दिखाया जो हमसे कोई 200 गज पर एक पहाड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था। मैंने निशाना ले रहा था कि चीता उठ खड़ा हुआ। शायद इसका इरादा इधर इधर छलांग मारने का था, लेकिन मेरी राइफ़ल चल चुकी थी। गोली इसके सीने में लगी और वो पलट के पीछे की तरफ गिर पड़ा। हमारा ख्याल था कि आज हमने आदमखोर को ज़ेर कर लिया, लेकिन जब हम पहाड़ी पे पहुंचे तो मालूम हुआ ये तो औसत कद की मादा है, जिसके मुतालिक पूरे कैंप की राय थी कि ये हरगिज़ आदमखोर नहीं है, क्योंकि आदमखोर जिस्मानी लिहाज से बड़े कद व करामत का बताया गया था। अभी हम इस मामले पे गौर कर ही रहे थे कि अगले रोज़ हमें ये इत्तला मौसूल हुई कि सुल्तानपुर गांव से एक लड़का गुम हो गया है। ये लड़का अपने दोस्तों के हमरा जंगल में सूखी लकड़ियाँ चुनने गया हुआ था और वहीं गुम हो गया। हर चंद इसको तलाश किया गया, मगर इसका कोई निशान ना मिला। हाँ, एक जगह कुछ खून ज़रूर पड़ा हुआ मिला। लड़के के गुम हो जाने की खबर मुझे इसी रोज़ बादे अज़ा दोपहर मिल गई और मैं अपने घोड़े पे सवार होकर सुल्तानपुर रवाना हो गया। वहाँ से मैंने 3 आदमी हमरा लिए जो मुझे इस जंगल में ले गए जहाँ से लड़का गुम हुआ था। हम इस मकाम पर भी गए जहाँ लड़के का खून पड़ा हुआ मिला था, लेकिन जा बजा कांटेदार झाड़ियों की वजह से यह तयन ना करना मुश्किल हो गया कि दरिंदा लड़के की लाश को किधर लेके गया। परेशान होकर लौट रहे थे कि मैंने एक करीबी पहाड़ी पे गिद्धों को चक्कर लगाते हुए देखा।
उनकी मौजूदगी से मेरा ये शुबा कभी हो गया कि हो न हो लड़के की लाश यहाँ कहीं पहाड़ी पे मौजूद है। चुनांचे हम लोग पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। मैं सबसे आगे पहाड़ी पे चढ़ रहा था। मुझे कुछ पत्थरों के गिरने की आवाज़ें आई। जूं ही मैंने इस तरफ देखा, एक चीता बिजली की तरह एक चट्टान से कूदा और झाड़ियों में गुम हो गया। हमें चीते को देखकर ये यकीन तो हो गया कि अब हम लड़के की लाश के करीब आन पहुँचे हैं, लेकिन आदमियों की नफरी कम होने की वजह से हम इस वक्त चीते से दो हाथ नहीं कर सकते थे। चुनांचे हमने लड़के की तलाश जारी रखी और जल्द ही इसे पा लिया। लड़के का चेहरा सही सलामत था, लेकिन सीने में एक बड़ा सुराख था। इसके अलावा इसके हाथों और टांगों का गोश्त भी दरिंदे ने खा लिया था। बहरहाल ये मंजर बेहद दिलखराश था, लेकिन हमें देखना पड़ा। मैंने अपने साथियों को कहा वो लड़के की लाश को उठा लें और गांव चलें, क्योंकि अब सूरज भी गुरूब हो चुका है। तमाम रास्ते में मैं यही सोचता रहा, अगर ये सूरत-ए-हाल यूं ही कायम रही तो फिर सब गांव वाले इस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। जाहिर है कि ऐसे इक़दामात से हुकूमत की बदनामी होती है। अगली सुबह एक थानेदार जो हिंदू था हमारे कैंप में आया। चूँकि पिछले दिनों से चीते के हाथों कई आदमी मारे जा चुके थे, इसलिए वो पुलिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहां जा रहा था। मुझे इस सरकारी मुलाजिम की बातें सुनकर हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। उसने बताया कि चीता दरअसल कोई बदरू है जो चीते की शक्ल इख्तियार कर गई है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इसका बिल्कुल पीछा ना करूं, बल्कि वापस चला जाऊं। हो सके कि कल को मुझे इससे नुकसान पहुंचे या मेरा कोई आदमी इसके हाथों मारा जाए। थानेदार की बेहुदा बातों का मुझ पे तो क्या असर होना था। बहरहाल वो चला गया। पहले मिस्टर विजय की आत्मा और अब थानेदार की बदरू। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया। मेरा कैंप वहीं लगा रहा और अगले हफ्ते पूरा का पूरा बगैर किसी हादसे के खैरियत से गुजर गया। मैं हैरान था कि चीता कहाँ गया। एक शाम को मैं मामूल के मुताबिक सैर को निकला, बल्कि कैंप के बाहर एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था कि मेरा साईं हाँफता काँपता भागा हुआ मेरे पास आया। इसने बताया कि इसने एक चीते को हमारे कैंप से कोई 100 गज़ की दूरी पे आमों के दरख्त के झुंड से गुजर के नाले की तरफ की निशानदही साईं ने की। नाले के किनारे पहुंच के मुझे एक मर्तबा तो कुछ नज़र न आया, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने देखा कि नाले के दूसरे किनारे के पसोपश पहाड़ी ढलान पर एक चीता आहिस्ते आहिस्ते कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। अगरचे इसने मुझे देख लिया था, ताहम इसके बावजूद उसने अपनी चाल में कोई फुर्ती या तेज़ी नहीं दिखाई। खुशकिस्मती से इसके आसपास कोई झाड़ी भी ना थी जहां वो पनाह ले सकता। हालात बड़े साजगार नज़र आ रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि आज आदमखोर चीता मुझसे बच कर नहीं जा सकता। मैंने बड़े इत्मीनान से निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही जब मैंने देखा मेरे फायर ने दरिंदे को गिरा दिया, और इसके साथ ही इसने एक फायर और किया जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी, और चीता अब ज़मीन पे बेहिस और हरकत पड़ा हुआ था। गोलियों की आवाज़ सुनते ही गाँव के लोग भी दौड़ते हुए वहाँ आ गए। चीते को जाके देखा तो सबकी मुत्तफ़िक़ा राय थी कि ये वही आदमखोर चीता है जो इस इलाके के लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ था। बस अब क्या था, देहातियों ने जोश और मसरत से मेरी जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और चीते को दिखाने का सिलसिला अगले रोज़ तक जारी रहा। रोज़ाना रवाना होने से पेशतर मैंने गांव के नंबरदार, फॉरेस्ट ऑफिसर विजय कुमार और सुल्तानपुर के थानेदार को आदमखोर चीते की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रही आपकी आत्मा और बदरू। मेरी तंजिया जुमले पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे। मैंने जाते हुए उनको अपना लंदन का एड्रेस दिया और कहा, दोबारा कोई और चीता अगर आप लोगों को तंग करे तो एक अदद चिट्ठी ज़रूर लिख देना। काफ़ी अरसे बाद भी कोई चिट्ठी नहीं आई तो मुझे भी इत्मीनान हो गया, मेरा निशाना ठीक लगा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।